जैसा कि आप देखते हैं कि यार दुनिया में आजकल क्या हो रहा है कि हर जगह एथिज़्म का मूवमेंट चल रहा है। हर जगह कोई ना किसी लैंग्वेज में लोग बोल रहे हैं। नॉट इन हम मतलब वहाँ भी देख रहे हैं अमेरिका में कि वहाँ भी एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका चल रहा है और वहाँ रिचर्ड डॉकिंस ये तो है ही है। मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिल रहा है। इवन साउथ इंडिया में भी रहा है। पर हिंदी लैंग्वेज में ऐसा है कि कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश में दोनों में काम कर रहे हैं और हमारे साथ आज हैं विभू जी जो इतना शुभ काम कर रहे हैं और बहुत ही दुर्लभ हैं जो हमारे बीच आज आए हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, तो थैंक यू। नाइस टू बी हियर। सब हाँ, तो एक क्वेश्चन तो लगभग जो सब कुछ जानना ही चाहते हैं यूजुअली जब किसी को मैं बताता हूँ कि मैं एथियस्ट हूँ या फिर जब कोई भी इंसान बताता है कि यार तुम एथियस्ट क्यों बने? और मतलब क्या रीज़न था और क्या हुँ, प्रोसेस था? सब ये शायद आप बहुत बार बता चुके होंगे लेकिन तब भी अगर आप हाँ। बताना चाहें तो? अ, कोई भी इंसान एथीस्ट तब बनता है जब उसको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है। दैट्स इट, ये छोटा आंसर है। मेरा ईश्वर पर से विश्वास कब उठा, ये किसी एक दिन में नहीं होता। मेरा आमतौर पे ये होता था कि मैं खुद एक मतलब बीजेपी सपोर्टिंग राइट विंगर था, मुझे अपने धर्म से काफ़ी लगाव था वगैरह-वगैरह और मैं बहुत सारी राइट विंग आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को भी मानता था। पर एक समय आया जब वो कटने लगा और जब वो कटा तो उसके साथ-साथ मेरा जो मेरे धर्म के साथ जोड़ने वाला जो स्ट्रिंग था, वो भी ढीला पड़ने लगा। और जब वो ढीला पड़ने लगा, तो मैं देखने लगा अमेरिकन एथियस्ट के कॉल इन शोज़ जहाँ पे लोग कॉल करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं उनके धर्म का बेसिस या उनके विश्वास का बेसिस और एथियस्ट उनके साथ रीज़नेबली लॉजिकली बात करते हैं और उनको या तो समझा देते हैं या तो चिढ़ा देते हैं। तो मैं भी उसको देख के बहुत मज़े लेता था क्योंकि वो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा था और मुसलमानों के साथ हो हुँ, रहा था। सो एक दिन आइडिया आया कि ये सब अपने ऊपर अप्लाई होता है क्या? क्योंकि तब तक ह हमको एक चीज़ बताई जाती है बार-बार कि हमारा जो हिंदू धर्म है ये एब्राहमिक रिलिजन्स जैसा नहीं है, राइट? सो मैंने जब अप्लाई करके देखे उनके लॉजिक, मैंने ये महसूस किया कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब ये जितना भी चीज़ें अलग बताई जाती है, कुछ ख़ास अलग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, एक हिंदू अपनी नॉर्मल लाइफ़ में वही सब करता है, जो एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान करता है। भगवान से प्रार्थना करता है, हुँ, चीज़ें माँगता है, एक रिलिजियस प्लेस में जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज से 10 साल पहले अगर मैं किसी बुक शॉप पे हिंदुइज़्म के बारे में कोई किताब खरीदता था, उसमें ये लिखा होता था कि, "अरे! हमारे यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, हर हफ्ते चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से पूजा कर सकता है।" और आज हम इतना मंदिर सेंट्रिक बन गए हैं कि फ़र्क बताना हुँ, ही मुश्किल हो रहा है। हम एक ऐसे समय में इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, हम एक विशालकाय मंदिर के छाया में खड़े हैं, जिसको एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट हुँ। का नाम दिया जा रहा है। पर टेंपल हाँ। कल्चर बन गए हम। हमारा जो भी डिफरेंशिएशन था अब्राहमिक रिलिजन से, मुझे नहीं लगता वो अब है। अब सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बन गए हैं। सो मैंने जब वो लॉजिक अपने रिलिजन पे अप्लाई किया, मैंने महसूस किया कि कुछ ख़ास अलग नहीं है और धीरे-धीरे मैं कट गया। मैं मतलब उसके साथ मेरा जो ये था इमोशनल कनेक्ट अब भी है। मतलब मैं उनको अच्छी लिटरेचर, अच्छी कहानियाँ मान सकता हूँ। पर जो विश्वास, जो कर्मकांड में विश्वास वगैरह-वगैरह, जो कल्चरल नेशनलिज़्म वो कब का निकल गया और धीरे-धीरे मैंने आपका मतलब एथिस्ट बनने के बाद 1 साल लगा अपने आप को एथिस्ट बोलने में और उसके बाद मैंने हुँ। अपने आप को मतलब यही शोज़ देख के थोड़ा और प्रिपेयर किया ताकि मैं लोगों से बात कर सकूँ। फिर यूट्यूब शुरू किया। तो यहाँ पे एक ये बात भी आती है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो एथियस्ट हो जाते हैं, वो क्या हुँ, हुँ। करते हैं अपने आप को हिंदू एथियस्ट कहने लग जाते हैं। या फिर अगर वो अपने आप को एथियस्ट कहने भी लग जाते हैं, तो फिर वो ओपनली हुँ, आके बात नहीं करते। हुँ। मतलब यूट्यूब पे तो कोई भी नहीं आता यूजुअली, तो बहुत कम है इंडिया में। तो ऐसा क्या नहीं, हुआ नहीं कि ऐसे नहीं आपने है। सोचा कि यूट्यूब यार पे यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं इंडिया में मतलब एक पूरी कम्युनिटी है हिंदी में रैशनलिज़्म, एथिज़्म मतलब इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले। ह्यूमन विद साइंस करके एक चैनल है। अर्पित द्विवेदी करके एक व्यक्ति हैं, जो फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर थे, वो करते हैं। अमित तिवारी हैं, साइंस जर्नी है, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं ये सब। उनमें से ज़्यादातर एनोनिमसली करते हैं, मतलब वो लोग ऑडियो शोज़ करते हैं, वीडियो शोज़ नहीं करते। मैं हुँ। और इक्का-दुक्का लोग हैं जो अपनी शक्ल दिखाकर करते हैं, हिंदी में कंटेंट बनाने वाले। और ये भी है कि हिंदी में कंटेंट मैंने अभी रिसेंटली बनाना शुरू किया, उससे पहले मैं इंग्लिश में ही बना रहा था। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपका क्या प्रोसेस रहा कि आपने मतलब क्यों सोचा कि यार इसको बोलना चाहिए इसके बारे में और इसके बारे में कंटेंट बनाना चाहिए? अरे यार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब भी रील्स खोलो, जब भी वीडियोज़ देखो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पोस्ट्स देखो, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मतलब पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन तो है ही।
जस्ट बेसिक रियलिटी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस उँगली को अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं होता। अपनी आँखों से देख सकते हो नहीं होता, पर उस वीडियो को कुछ मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले होंगे। और कई लोग कहते हैं, हाँ, तुम्हें भी व्यूज़ चाहिए इसलिए तुम कर रहे हो। हाँ, भाई मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं व्यूज़ को मना नहीं करूँगा, पर मैं उस लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है, तो वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। उसको डॉक्टर बनना होता है, पैसे मिलते हैं एंड ही इज़ ऑब्वियसली नॉट गोना कंप्लेन अबाउट इट। हुँ। बट वी ऑल डू थिंग्स क्योंकि हमको एक पर्पस फॉलो करना होता है और मेरा पर्पस है मैं चाहता हूँ ज़्यादा सच फैले, ज़्यादा लोग कम झूठों में विश्वास करें और जितना हो सके समाज सच और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर चले और ऑब्वियसली कंपैशन के बेसिस पर भी क्योंकि सच और कंपैशन का एक रिश्ता होता है जो कि कई लोग देख नहीं पाते क्योंकि झूठ का इस्तेमाल करके कई बार समाज में सांप्रदायिक जहर घोला जाता है। कुछ लोगों के बारे में झूठ बोलो, इन लोगों को बोलो इन्फीरियर हैं, उन लोगों को बोलो वायलेंट हैं। सारे के सारे एक्यूजेशंस दूसरों के ऊपर फेल दो ताकि अपने आप को तुम अच्छा समझते रहो। मुझे लगता है ये काम हुँ। उसको डिस्पेल करने में भी मदद करता है। जैसे रिसेंटली अभी एक सर्वे आया था जिससे पता चला था कि जो यूथ है हमारा वो ज़्यादा रिलीजियस हो रहा है। और हुँ, मतलब ये तो हम आस-पास देखते भी हैं और फिर ये है कि हमारा जो रिलीजन है वो मतलब पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल हो चुका है। हुँ, कि हमारा जो रिलीजन है उसके साथ-साथ रिलीजियस के साथ-साथ मतलब पॉलिटिकल एजेंडा भी उसमें ऐड करा जा रहा है और हुँ। उसको स्प्रेड करा जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो मतलब कुछ सालों पहले तक क्या, कई सालों से सेक्युलर को एक गाली बना दिया गया है। और मुझे लगता है कि मतलब जो लोग कहते हैं कि हमारे संविधान में शुरू में तो से कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा से सेक्युलर थे और फिर बोलते हैं संविधान से सेक्युलर हटा देना चाहिए। क्यों भाई? अगर हम लोग हमेशा से सेक्युलर थे, तो संविधान से सेक्युलर वर्ड क्यों हटाना है? मतलब हम ये क्या है पता है? ये है हमारे पास तो पहले से आचार था। आचार के डब्बे पर आचार लिखने की क्या ज़रूरत है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस अगर आचार था, तो आचार के डिब्बे पर आचार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तुमको खाली डब्बा चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना लिखा हुँ, हो, क्यों? उसका कारण ये है कि वो असल में डब्बे के अंदर कुछ और रखना चाहते हैं, इसीलिए लेबल हटाना चाहते हैं। सो मुझे इस बात को लेके बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि हमारा यंग जनरेशन ज़्यादा धार्मिक बन रहा है और इस उसके पीछे एक सोची-समझी चाल है। एक ऐसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो कि धर्म को अपना मेजर टूल बना के पावर को कंट्रोल करती है। और उसके इंटरेस्ट में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को धार्मिक रूप से आइडेंटिफ़ाई करें। वो चाहते हैं कि हिंदू ज़्यादा हिंदू बने, हिंदू मतलब हिंदू हिंदू ओपनली हिंदुइज़्म को फ्लॉन्ट करें। वो चाहते हैं कि मुसलमान और ज़्यादा मुसलमान होने को फ्लॉन्ट करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट हुँ, बना रहे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक प्रॉपर राइट विंग एक आनंद रंगनाथन है, उनका पॉडकास्ट में सुना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी बीजेपी वाले से बात की और बीजेपी वाले ने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए। तो ये चल रहा हुँ, है और ज़्यादातर यंग जनरेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 2014 को 10 साल हो चुके हैं। अगर ये बच्चे अभी 15 से लेकर 18 साल के हैं, तो तब शायद वो 8-9 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रिलिजियस पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं देखा। मैं 80s में पैदा हुआ था, 90s में बड़ा हुआ था। मैंने बहुत सारे अलायंसेस देखी है। मैंने सेक्युलर अलायंसेस देखी हैं, मैंने कुछ टाइम तक बीजेपी को देखा है, मैंने कांग्रेस को कई साल तक देखा है। हमारी जनरेशन के लोगों को इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी का डायरेक्ट दर्शन हुआ है, इस जनरेशन को नहीं हुआ है। और इस जनरेशन की जो थोड़ी बहुत हुँ, अंडरस्टैंडिंग नेचुरली बन भी जाती, उसको भी थाम दिया गया है थ्रू प्रॉपर प्रोपेगेंडा। एक तो रिलिजियस प्रोपेगेंडा, दूसरा दिस कल्चरल नेशनलिज्म कि वो लोग बुरे हैं, ये लोग बुरे हैं, खाली सबको हमेशा गुस्से में रखो। और गुस्से का प्रॉब्लम ये है कि ये क्लियर थिंकिंग में हेल्प नहीं करता। अगर आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, तो आपको कोई झूठ पिला देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जैसे आपने बोला था कि सेक्युलर शब्द को गाली बना दिया है। तो मुझे आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए हमारी प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार रही है? क्योंकि जैसे 2015 में मैंने खुद एक लेटर लिखा था, जिसमें हुँ, मैंने लिखा था मेरे सेक्युलर भाइयों के लिए एक पत्र ओपन ओपन लेटर, जिसमें मैंने उनको बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया था। मतलब भारी-भारी गाली थी और बिल्कुल मुस्लिम बैशिंग थी उसमें लेटर हुँ, में। हुँ, क्योंकि मैं हुँ। 2013 तक आरएसएस के स्कूल में ही पढ़ता था। तो 2-2 हाँ, साल आपने तक बताया था आप असर तो आरएसएस वाले थे। हाँ। हाँ, हाँ, तो मैं आरएसएस के स्कूल से निकला तो उसका असर नहीं था। लेकिन मैं अगर अगर रिवाइंड करूँ और मैं देखूँ कि यार ऐसा क्यों था? तो मुझे एक तो लगता है कि जो क्योंकि मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, पर उसके बाद भी कोर्स की जो बुक्स हैं, उनको पढ़ने के बाद भी मुझे ये नॉलेज नहीं मिली कि रामायण झूठी कहानी है। लाइक हुँ, डायरेक्टली मतलब मुझे मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अपने हिस्ट्री के बारे में ठीक से नहीं पता चला। इतना एक्सप्लिसिटली हिस्ट्री की बुक्स में नहीं था और जो मैं हुँ, पॉलिटिक्स देखता था
कि हुँ। चाहे वो मतलब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर मुस्लिम अपीज़मेंट की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि सच में हो रहा है। मतलब तो आपको लगता है क्या कि इसके लिए हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ज़िम्मेदार रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस एक परफेक्ट पार्टी नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मुझे लगता है कि आज भी जब मैं देखता हूँ इंदिरा गांधी का महिमा मंडन हो रहा है तो मुझे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि अगर इंदिरा गांधी नहीं होती, तो इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट शायद नरेंद्र मोदी को नहीं मिलता। ये भी इमरजेंसी के हुँ, जैसा ही है, बस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है। तो नो, आई डोंट हुँ, थिंक कांग्रेस हैज़ बीन करेक्ट, बट एज़ फार एज़ सेक्युलरिज़्म इज़ कंसर्न्ड मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है। मुझे लगता है कि अगर एक देश में बहुत ज़्यादा धार्मिक और कल्चरल विविधता है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उतनी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस लाइन को पकड़ लें कि सेक्युलरिज़्म की बात करना मतलब माइनॉरिटी अपीज़मेंट है, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई सारी पार्टियाँ मेजॉरिटी अपीज़मेंट कर रही हैं। अगर हम चाहते हैं मैं आइडियली मैं चाहूँगा कि कोई भी पार्टी जो पावर में है, वो किसी भी धर्म के पक्ष में या विपक्ष में ना हो। धर्म का कोई काम ही नहीं है सरकार में। पर हम एक ऐसे देश में भी रहते हैं जहाँ पे हर कोई अपने धार्मिक विचारों के साथ बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है। तो कभी-कभी वो मुश्किल हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़े हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है वाजपेयी के समय में। इस समय जो निर्लज्जता से मेजॉरिटी अपीज़मेंट चल रही है, वो मुझे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम लगता है। नहीं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल साफ़ ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदूज़ आर न्यू मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कि अपीज़मेंट कैसा हो रहा है कि यार मंदिर बन रहा है तुम्हारा और हुँ, तुमको ऐसा लग रहा है कि 370 हट रही है। तुमको लग रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है, तुम्हें अंदर से फीलिंग आ हुँ। रही है। पर और असल अगर में कुछ पूछो कि हो नहीं तुम्हारे रहा है। लिए क्या हुआ है? हाँ, कि अगर तुमसे पूछे तुम्हारे लिए क्या हुआ है कि अच्छा स्कूल बना है? हुँ, क्या यूपी में जॉब्स आ रही है? क्या तुम्हारा अगर 20,000 की यूपी में कोई जॉब देने लग जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की कमी बढ़ेगी। और 20,000 हुँ, की जॉब कितनी कम है और उसके लिए आपको पीएचडी वाले लोग भी मिल जाएँगे। पर ये हुँ, इश्यू है ही नहीं। तो हुँ, मतलब हुँ। हिंदू का अपीज़मेंट ही हो रहा है, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे पता है और क्या उनको ये लगता बात है? समझ में भी नहीं आ रही है। एग्ज़ैक्टली मुझे लगता है जैसे हमारे जो मेरे ऊपर वाला जो जनरेशन है, जो कि 60-70 के दशक वाला है, वो जब बड़ा हो रहा था, वो जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एंटर कर रहा था, तो वो लोग भर-भर के कांग्रेस को गालियाँ देते थे। और उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया भारत में करेक्टली कि या हमको चेंज चाहिए। जो चेंज हमें चाहिए था, हमें वो चेंज नहीं मिला। चेंज मिल गया, पर ये वो चेंज नहीं है जो हमें चाहिए था। वो जो गैप था जिसको सब लोग भरने की बात करते थे, बीजेपी आके उसके अंदर घुस गई और अब हम इस हालत में हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बात करते हैं सेक्युलरिज़्म की, जब आप बात करते हैं कुछ बदलने की, तो हमारे पास एक स्कोप था, हमारे पास स्कोप था कुछ बदलने का अ मतलब जब जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी बीजेपी ही पावर में थी, पर बहुत सारी चीज़ें थी जो अ, वाजपेयी कभी करते नहीं, मतलब थोड़ी शर्म थी। अभी भी जब कोई कहता है कि अ अ, अभी भी जब कोई कहता है कि अ, मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे हमारी जनरेशन में एक एंटी कांग्रेस वेव आई, आज से 10 या 15 साल बाद एक एंटी बीजेपी वेव आ सकती है, जो कि बीजेपी के लिए वही करेगी, जो वो 60s और 70s के दशक का एंटी कांग्रेस वेव ने कांग्रेस के लिए इवेंचुअली किया। ये लोग भी उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई पार्टी एक बार पॉलिटिकल में आ जाती है और उसको लगता है कि यार अब तो हमारा ही है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हुँ, अभिमान आ जाता है। हुँ, और फिर वो ऐसी हरकतें करने लग जाती है कि जिसकी वजह से एंटी मतलब एंटी इनकम्बेंसी या फिर एंटी उसके जो उसकी जो भावना है, उसके खिलाफ एक ज़रूर भावना उठती है। ऐसा कांग्रेस के साथ भी हुआ है और ऐसा मुझे लग रहा है बीजेपी के साथ भी हुआ है, कि मेरे खुद के जो बिल्कुल। आरएसएस के फ्रेंड रहे हैं, वो भी हुँ, अब धीरे-धीरे बोलने लग गए हैं। मतलब मैंने पहले बोलना स्टार्ट कर दिया था बीजेपी के अगेंस्ट, वो भी अब बोलना स्टार्ट कर दे रहे हैं, इवन दो कि वो एक्सट्रीमली रिलीजियस है और हुँ। मतलब नहीं, मैं इस्लामोफोबिक भी हैं एक्चुअली उसके आपको बाद। एक बात बताऊँ, मैं एक एथियस्ट हूँ और मेरी कम्युनिटी एथियस्ट की है, ऐसे लोगों की जो भगवान को नहीं मानते, धर्म को फ़ॉलो नहीं करते। पर उस कम्युनिटी में ऐसे कई लोग हैं जो कि धार्मिक हैं, मतलब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, प्रो बीजेपी हैं, एंटी बीजेपी हैं, पर सबका दिमाग सटा हुआ मतलब हिला हुआ नहीं है। आई एम ओके विथ हैविंग अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो सेक्युलर माइंडेड हैं कम से कम, जिसको लगता है इस देश में सबके लिए जगह है, जिसको लगता है इस देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिसको पता है इस देश के गरीबों की क्या हालत है और उनको कितना मिलना चाहिए कंपेयर टू उनको कितना मिल रहा है, जो कि जातिवाद के खिलाफ हैं वगैरह, वगैरह।
तो अगर मेरे पास ऑप्शन होगा ना, एक एथियस्ट जो जातिवादी है और दिमाग फिरा हुआ है उसका, और एक रिलीजियस आदमी जो कि सेक्युलर माइंडेड है, मैं डेफ़िनिटली वो रिलीजियस आदमी को चूज़ करूँगा। हमारे पास इतना मतलब अभी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं मैं एथियस्ट के खिलाफ, एथियस्ट के अलावा किसी और से मित्र नहीं बनाऊँगा। ऐसा वो ऑप्शन है ही नहीं अब। जैसे अभी आपने कम्युनिटी की बात करी, एक चीज़ तो मैंने बहुत रियलाइज़ की है कि एथिज़्म है, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, एथिज़्म एक हुँ, हुँ। कम्युनिटी देने में निष्फल रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे ख़्याल से कि लोग ओपनली एथियस्ट नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हुँ, हर एक सामाजिक प्राणी ही है, तो वो चाहता है ऐसी कम्युनिटी में रहूँ। अब चूँकि मैं एथियस्ट हूँ और ये बात सबको ओपनली पता है, तो हुँ, एक एक ऐसा है, एक एंगल है जो कि वो बात नहीं आती है फिर अंदर से। क्योंकि लोग भी हुँ। मतलब बहुत सी बातें मुझे बोलते हैं, उन्हें पता है कि ये कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो मुझे और एक एथियस्ट की एक कम्युनिटी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है और वो हम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब खासकर मुझे हिंदी लगता है हार्टलैंड कि में, ऐसा इसके तो मुझे पीछे एक लगता और है। कारण ये भी है कि जो एथियस्ट बनते हैं, वो खुल के बोल नहीं पाते कि मैं एथियस्ट हूँ, क्योंकि उनको डर लगता है कोई पीट डालेगा। हो सकता है एक एक कारण कि लोग एथियस्ट कम्युनिटी नहीं बना पा रहे हैं, उसका एक कारण ये हो सकता है कि कई लोगों को लगता है कि अगर मैं खुल के सबको बोलूँ कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता या मैं धर्म को नहीं मानता या मैं कर्मकांडों को नहीं मानता, तो उनको लगेगा कि कोई मुझे पीट डालेगा या मेरा परिवार मेरा बहिष्कार कर डालेगा। वो एक कारण हो सकता है। अगर लोग खुल के बाहर ही नहीं आ पाएँगे, तो कैसे बनेगी कम्युनिटी? इसीलिए कम्युनिटी सीक्रेटली बन रही है। मैंने आपको कहा ना, हिंदी हार्टलैंड में हैं लोग जो एथिइज़्म के बारे में चैनल्स चला रहे हैं और वहाँ पे लोग आते हैं, बोलते हैं, "सर, मैं भी एथिइस्ट हूँ," पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। और ये बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबका यही प्रॉब्लम है। परिवार नहीं छोड़ेगा मुझे। नहीं, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि जो कुछ लोग हैं, जो कि एथियस्ट हैं भी और लेकिन उनके पास ना कुछ प्रिविलेजेस हैं कि उनके घर हाँ, में खाना अच्छे से आ रहा है, उनके पास अच्छी कार है, तो वो बोलना ही नहीं चाह रहे। हाँ। उनको लग रहा है कि ये ऐसा इश्यू है कि मैं क्यों ही बोलूँ यार, मेरा तो सब कुछ सही चल उसका रहा है। उसका उल्टा भी होता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कुछ लोग अपने आप को हिंदू एथिइस्ट बोलने लगते हैं। हुँ, वो अगर एथिइस्ट बोल देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत प्रिविलेज है। पर वो अपने धर्म के हुँ, प्रिविलेजेस को भी छोड़ना नहीं चाहते। मतलब हाँ, मैं अपर कास्ट हूँ, मैं सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाता हूँ, इसलिए मैं एथिइस्ट हूँ, पर मैं हिंदू एथिइस्ट हूँ। वो रिचर्ड डॉकिंस के वीडियो हुँ, देखेगा, रिचर्ड डॉकिंस के डिस्प्ले पिक्चर लगाएगा, सब कुछ करेगा, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। अपने आप को मेरे यहाँ आया था हुँ, कोई, वो मतलब उसके पूरे प्रोफ़ाइल में एथिइज़्म के बारे में एक बात नहीं है। पर वो अपने आप को एथिइस्ट बोल रहा है, चार्वाक बोल रहा है, सारे हिंदुत्ववादियों को सपोर्ट कर रहा है। उसको बस एथिइस्ट का ठप्पा चाहिए ताकि वो कूल लगे। ये भी होता है। हुँ। नहीं, और इसका लिटमस टेस्ट भी है कि अगर उससे बात कर लो, आत्मा पे बात कर लो, पुनर्जन्म पे बात कर लो, तो हाँ, पता चल हाँ, जाता है हाँ। कि वो एथियस्ट है कि नहीं है ये, हाँ, तो फ्रॉड में बिल्कुल। ही चल रहा है। कर्म अच्छा कर्म, मैं कुछ आत्मा, पुनर्जन्म और जाति। ये 4 फ़िल्टर्स हैं हाँ। हिंदू एथिइस्ट को पकड़ने के लिए। अच्छा, एक तो शायद आपको पता होगा कि या इस समय हिंदी हार्टलैंड में न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट चल रहा है। आपको उसके हाँ, बारे में कुछ जानकारी है? तो हाँ, मैंने अभी जैसे मैं उससे जुड़ा हुआ था, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम तक जुड़ा था, फिर मैं उससे बाहर आ गया। क्योंकि मुझे एक ओके। दिक्कत ये लगी कि हुँ, वो लोग कह रहे हैं कि वो आडंबरों के खिलाफ हैं और हुँ, वो मतलब रिलीजन के खिलाफ है। या लेकिन मुझे लग रहा है कि पहली बात तो ऐसा है कि उन्होंने कुछ मतलब मूर्तियाँ तोड़ी हैं और एक दूसरी मूर्ति बना ली, या तो अम्बेडकर की या फिर बुद्ध की। मतलब अम्बेडकर और बुद्ध ये दोनों ही लोग ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती अगर इनके ऊपर कोई माला चढ़ाएगा। पर हाँ, इन वो लोगों के सच है, ऊपर ही वो माला सच है। चढ़ाई जा रही है और पर यही दोनों ऐसे लोग हैं जिनको हाँ, बोलिए, तो बोलिए। मतलब और फिर उनके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि आपको ऐसे-ऐसे लोग बता रहे हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुइज़्म से भी पुराना है। इसमें कुछ हुँ, बात तो सच है कि जो जिसको हम आज हिंदुइज़्म समझते हैं वो तो है हुँ, बुद्धिज़्म के काउंटर में ही आया है। लेकिन वो ये हुँ, बताने की कोशिश करते हैं कि जो वेद है वो भी उसके बाद ही आए हैं। इसके बारे में आप हुँ। क्या कहना चाहिए? मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं लाइक धर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं, राइट? एथिइज़्म मीन्स नॉट बिलीविंग इन गॉड। It does not mean that you cannot have teachers or respected figures. So अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, पर मैं सिख हूँ और मैं अपनी ट्रेडिशंस, गुरुओं की जो ट्रेडिशन है उसको मानता हूँ, तो वो एथिइस्ट हो सकता है मेरी नज़र में। एज़ लॉन्ग एज़ वो किसी सुपरनैचुरल चीज़ को नहीं मानता हो, एज़ लॉन्ग एज़ वो अपने धर्म के सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ना मानता हो। उसी प्रकार मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट होके एथिइस्ट होना पॉसिबल है, पर हर वो व्यक्ति जो बुद्धिस्ट है, वो एथिइस्ट है, ये नहीं माना जा सकता। जो नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट है, जो कि अम्बेडकर के राइटिंग्स से उत्पन्न हुई है मोस्ट प्रोबेबली। आप सही हैं कि अम्बेडकर और बुद्ध दोनों को शायद पसंद नहीं होता कि उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ाई जा रही है। पर मैं ये भी लेंस को ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ कि
ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अम्बेडकर ने खुद कहा था कि इंसान को धर्म की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को रिकमेंड किया कि अगर तुम जातिवाद वगैरह से परेशान हो और हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हो तो यू कैन कम हियर। सो मैं इसको उस लेंस से देखता हूँ और चूँकि मैं खुद एक सवर्ण व्यक्ति हूँ जिसके पास भर-भर के प्रिविलेज है, मुझे नहीं लगता कि उनके धार्मिक प्रैक्टिस को जज करने का मुझे अधिकार है। उन्होंने जो डिसीज़न लिया है, वो कुछ सोच समझ के ही लिया है। उनको उनकी सोशल कंडीशंस ने उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी कर दी थी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि जो सोशल मीडिया है, इसने हुँ, जो रिलीजियस है जैसे कि रिलीजन हमें को तो पता चल रहा है कि लोग ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं। लेकिन यही लोग हुँ, रिलीजन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मतलब वो कहानियाँ या वो नाम जो रिलीजन से जुड़े हुए मेरी मम्मी जानती थी, वो ये लोग हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं और उनकी जानते। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी सोशल मीडिया से आ रही है। अगर एक भी सेक्युलर सोशल पॉइंट ऑफ मीडिया व्यू से और से विकिपीडिया से। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो विकिपीडिया भी पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो हमारा अरे कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ सोशल नहीं मीडिया पढ़ है, रहे ये भाई। हमारे रिलीजन को हाँ। कैसे हाँ, ये सच है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि धर्म वगैरह कल्चर पे कंटेंट बना रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। लिटरली कुछ भी नहीं आता। श्लोक पढ़ते हैं अपनी रील्स में, श्लोक का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण में क्या फ़र्क है वो नहीं पता। तुलसी रामायण की हुँ। चीज़ वाल्मीकि रामायण से है वो बता देते हैं, वाल्मीकि रामायण की चीज़ तुलसी रामचरितमानस में डाल देते हैं। किस्से कहानियों को कहते हैं कि ये पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है। किसी उल्लू के पट्टे ने आके लिखा था कि भगवद गीता में स्ट्रैटोस्फियर के बारे में लिखा है। मैंने बोला श्लोक बता, उसने श्लोक बताया वो कुछ और ही था। एक एक तो मुझे कुछ दिन पहले मिला जिसने जो वीडियो बढ़िया एडिट किया है, राइट? स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ट्रांस लोग काम नहीं करना चाहते और जो चीज़ वो दिखा रहा था, वहाँ पे उसका उल्टा लिखा हुआ था। मतलब लिटरली खुद के वीडियो में जो चीज़ वो बता रहा है, स्क्रीन पे दिखा रहा है, उसको वो खुद पढ़ नहीं सकता। ऐसे-ऐसे लोग रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। सो हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत बहुत बढ़ गई है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीज़न्स मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी शुरू की, तो मुझे लगा कि ये सब तो कॉल आउट करना होगा क्योंकि अगर एक ऐसी घटिया रील को कुछ 50,000 1,00,000 व्यूज़ मिल रहे हैं, तो कुछ लोग तो इसको देख के इम्प्रेस हो रहे होंगे और उनको जानना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक-एक करके थोड़ी-सी चीज़ों को ना डिबंक करते हैं यहाँ पे, थोड़ा डिस्कस कर लेते ओके, हैं। जैसे कि मैंने ठीक देखा है। है यूजुअली आजकल बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है। जैसे कि एक जगह हुँ, किसी ने बोला कि अगस्त संहिता में ये लिखा हुआ है कि सेल कैसे बनता है। और जब मैं आरएसएस के स्कूल में था तो ये एक जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, उसमें ये पढ़ाया भी गया था। तो हुँ, रिसेंटली मैं अपने एक आरएसएस वाले दोस्त से बात कर रहा था, इस पे हमारी बात हुई, तो मुझे लगा इन्होंने अर्थ बदला होगा। मैंने अगस्त संहिता उठाई और पूरी पढ़ी, उसमें वो श्लोक ही हुँ। नहीं है। ओह और मैं वाओ! फिर वो ढूँढ रहा हूँ कि वो श्लोक कहाँ है? मुझे वो श्लोक ही नहीं मिला। मतलब कहीं और हो। जितने भी उसके आर्टिकल हैं, जितने भी वो जगह मैंने देखा है, मुझे हुँ, कहीं भी उसका रेफ़रेंस नहीं मिला है कि या इस चैप्टर में पेज पे इतने नंबर पे है, कहीं भी नहीं मिला है। हुँ, फिर दूसरा एक ये चला है कि सूर्य की दूरी अ, कितनी है? मतलब पृथ्वी से ये हनुमान चालीसा में लिखा है। उसमें साफ हुँ, पता चलता है कि ये रिवर्स कैलकुलेशन है। हुँ। फिर आजकल इनको क्या कहते पता हैं होता है इनको पता होता है इनको साबित क्या करना है, राइट? तो ये इनका आ गया ऑलरेडी कंक्लूज़न पहले आ गया, रिसर्च से पहले। अब रिसर्च करके चीज़ों को फिट वगैरह करके यहाँ तक पहुँचाना है। सो इट्स रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग यूजुअली। तो आपने ऐसे-ऐसे कौन-कौन से देखे हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं? आपने क्या-क्या देखा है? मैंने क्या-क्या देखा है यार, मुझे इनिशियली वैसे याद भी नहीं आएगा। मेरी रील्स मैं दिन में 2-2 रील्स बना रहा हूँ और मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने क्या-क्या बनाई है। अच्छा। मैंने एक तो देखा था किसी ने अ मिस इंटरप्रिटेशन तो एक इश्यू है ही मतलब कोई चीज़ जो कि एक कैरेक्टर के नेचर में नहीं है, उसको किसी और रूप में इंटरप्रेट किया जाए। एक था अभी तो बताया किसी ने बोला कि भगवद गीता में स्ट्रैटोस्फियर और पृथ्वी के सारे एटमॉस्फेयर के लेवल्स के बारे में है, वो है। एक था किसी ने मुझे याद नहीं किस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पर मैंने बोला कि इस चीज़ का वर्णन वेदों में नहीं है। तुम इसको वैदिक-वैदिक बोले जा रहे हो, क्या मुझे दिखा सकते हो कहाँ है? उसने मुझे 6-7 श्लोक भेजे और उनका स्रोत दिया। मैंने उन स्रोतों को गूगल में टाइप किया, वो सब 16वीं से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए। मैं बोला इनमें से एक भी वैदिक नहीं है। उसको संस्कृत दिखा, उसने उसको प्राचीन मान लिया और उसको पेले जा रहा है सबको देखो प्राचीन काल में क्या-क्या पता था हमको। ये भी दिक्कत है, मैंने देखा है कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो वैदिक संस्कृत है ये मैंने आपकी वीडियो में एक बात बोला भी था कि जो वैदिक संस्कृत हुँ, है और हुँ, जो पुराण की संस्कृत है, वो दोनों अलग-अलग है। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो नियम दिए थे, वो वेदों में नहीं देखने को मिलते हैं हुँ, और वो बाद की संस्कृत में देखने को मिलते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज़्ड संस्कृत है।
तो जो सिर्फ ग्रामर के संस्कृत नियम को थे। देख के हाँ, सिर्फ हुँ, 4 श्लोक देख के मैं बता सकता हूँ कि ये श्लोक वैदिक है या नहीं है। हुँ, और लोगों को इतनी बेसिक समझ भी नहीं है हमारी संस्कृत की कि वो ये देख के बता सके। कोई भी श्लोक मिल जाता है तो उसको वेदों में ठोक देते हैं। जैसे कि एक वो बताया गया था कि और ये ऐसी वर्मा भी मुझे पढ़ने को मिला, इसमें ये बात लिखी हुई है कि लाइट की दू स्पीड क्या है, ये किसी हुँ, वैदिक वैदिक श्लोक में उसने ढूँढी है। और जबकि वो शायद हुँ, 18वीं या 19वीं शताब्दी में किसी साउथ इंडिया में किसी बंदे ने लिखा था, जो कि विजयनगर हाँ, के उसमें था। और ये ऐसी वर्मा भी हुँ, जा रहा है और उसको स्क्रूटनी नहीं कर रहा है कोई भी। हुँ, हुँ। और ये भी होता है ना कि ये लोग अगर प्राचीन भारत में या मिडीवल भारत में कोई ऐसा सोर्स है जो कि ए मुस्लिम नहीं है और बी मतलब हाँ, मुस्लिम नहीं है बस। अगर मुस्लिम नहीं है तो उसको ऑटोमैटिकली हिंदू मान लेते हैं। सो हिस्टोरिकल एनालिसिस का इनका मेथड है, हिंदू का डेफिनिशन क्या है? जो मुस्लिम नहीं है वो हिंदू है। सो कोई राजा होगा जिसके धार्मिक विचारों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसका नाम थोड़ा हिंदू टाइप का लगता है, हाँ, ये हिंदू राजा था। बाय डिफ़ॉल्ट सबको हिंदू मान लेते हैं। नहीं, और फिर ये भी दिक्कत है कि इंडियन कल्चर क्या है और इंडियन कल्चर क्या नहीं है, ये हुँ, बहुत ही आर्बिट्रेरी है जो वो डिसाइड हुँ, करते हैं। जैसे कि हुँ, समोसा है, इंडिया में हुँ, मुस्लिम्स लेके आए थे, पर कभी नहीं मानेंगे कि ये समोसा इंडियन नहीं है। ये आलू है, ये साउथ अमेरिकन है, इसको हुँ। पोर्टुगीज़ लेके आए थे इंडिया में और ब्रिटिश लेके आए थे, पर वो कभी नहीं अरे कहेंगे कि आलू है। तुम वो बोल रहे हो? कल परसों मैंने रील देखा किसी ने बोला कि गोलगप्पे द्रौपदी ने सबसे पहले बनाए थे पांडवों के लिए। और मेरे दिमाग में इमेज चल रही है द्रौपदी ठेला खोल के बैठी है और पांडवों को हैंड आउट कर रही है और पांडव खाए जा रहे हैं। अभी दोस्तों मैंने और भी ये आपसे रील्स एक बार हमेशा शुरू से दोस्तों क्या आपको पता है घोड़े हवा में उड़ सकते हैं और फिर उसके बाद कुछ तो होती है। ये पुराणों में लिखा है, कहाँ लिखा है पता नहीं, सोर्स क्या है पता नहीं, संस्कृत है या पाली है पता नहीं, कुछ नहीं पता, बनाए जा रहे हैं रील एक के ऊपर एक। और एक तो दिक्कत क्या है कि जैसे कि इस टाइप की जो ऑडियंस है, उसको मतलब अपीज़ करने के लिए जो थोड़े बहुत ठीक भी लोग हैं, मतलब जैसे डिस्कवरी साइंस ने राम सेतु के ऊपर हाँ, वीडियो बना दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत बड़ी दिक्कत दे रहा है। जब ऐसे लोग कुछ बना देते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोग पढ़ते तो हैं नहीं, वो एक बार देख लेते हैं हुँ। फिर उनको लगता है कि अब तो नासा ने बोल ही दिया है, कि ये तो बनाया ही है राम ने। नासा ने क्लैरिफिकेशन दी थी बाय द वे 2005 में नासा ने साफ-साफ बोला था, नहीं हमने नहीं बोला है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। हाँ, हाँ, वो उसके ऊपर मैं भी राम सेतु के ऊपर एक बार वीडियो मैं बना चुका हूँ। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको ऐसा क्या हुँ। लगता है कि मैंने देखा है कि राइट विंग के इंटेलेक्चुअल देखने को नहीं मिलते मुझे। मतलब जो ज़्यादा पढ़ इंटेलेक्चुअल्स लेता है राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स इसीलिए देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो लोग मतलब इंटेलिजेंस का डेफिनिशन कैसे आता है? कोई इंटेलिजेंट वे में बिहेव करेगा, आप उसको देख के बोलेगा हाँ, ये इंटेलिजेंट है। वो लोग इंसानों को चूज़ करते हैं, उसके ऊपर इंटेलिजेंस का लेबल लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये देखो हमारा इंटेलेक्चुअल। तो राइट विंग में इंटेलेक्चुअल इनको अगर सारी इंटेलेक्चुअल एम्युनिशन मिल भी गई ना, ये 10-20 साल से ज़्यादा चला नहीं पाएँगे, इनका कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि है ही नहीं कुछ दिखाने को। वही पीएन ओक जो तेजो महालय बताते थे, उनको इंटेलेक्चुअल बनाकर पेश किया जाना चल रहा है अभी, कि ताजमहल असल में शिव का मंदिर था, नीचे का दरवाज़ा खोलो तो वहाँ पे कुछ मिलेगा। इतना आसान होता तो तुम्हें लगता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अब तक कर चुकी होती? क्यों नहीं किया? क्या वो भी किसी से मिली हुई है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मैं एक बात भी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी हमारी ऑडियंस सुन रही है, कि जो मंदिर बनाना है, ये भी भारतीय संस्कृति नहीं है। जब हाँ, मुझे ये बात पता चला तो मेरे होश उड़ गए, कि यार ये तो एक्चुअली ग्रीक और रोमन्स थे, जो हाँ, उनके यहाँ जाता था। जब वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ का रिलीजन अपनाया, तो उन्होंने यहाँ के देवी-देवताओं के मंदिर बनाना स्टार्ट किए और चूँकि राजकीय सपोर्ट प्राप्त था, तो ये पॉपुलर हो गया धीरे-धीरे। और हुँ, तब भी ये मंदिर इतना पॉपुलर तब भी नहीं हुआ, ये भक्ति काल में हुआ है आके, जब मुगल हुँ, इंडिया में स्थापित हो गए थे। जनता के हाँ, बीच तो ये तभी पहुँचा है। तो ये मंदिर बनाने का कल्चर जो आम जनता के बीच है, ये ज़्यादा पुराना है भी नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल पुराना है। और हाँ, लेकिन तब उससे भी पहले मतलब ये लोग कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि जो भी जिस भी चीज़ को ये लोग हिंदू कहना चाहते हैं जिसको मैं तो शायद भारतीय इतिहास कहूँगा, वो हमेशा से प्रकृति की वर्शिप, पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की वर्शिप के ऊपर बेस्ड थी। तुमको अपने पुराणों में मंदिरों का वर्णन नहीं मिलेगा। अभी एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, मुझे इस बात से भी बहुत दिक्कत है। अभी मैं जब सीआईई में था, जब वहाँ वो बीएड का ये एजुकेशन है, तो हुँ, वहाँ मैं सीआईई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
तो वहाँ मैं टीचर से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक चीज़ से दिक्कत है कि प्रेयर क्यों होती है स्कूल्स में और वो भी हुँ, ऐसी रिलीजियस प्रेयर। और हुँ, मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा भी है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है ब्रह्मांड को लेके, हो सकता है कि वो कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहे। अगर हुँ, आप उसे ये गलत आंसर दे दोगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, तो वो 10-15 साल तक तो शांत हो जाएगा ना। जब तक उसे पता चलेगा कि ये आंसर गलत है, तब तक शायद उसकी उम्र निकल गई होगी। प्रेयर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉस्मोलॉजिस्ट जो हमारे फ्यूचर हो सकते हैं, उनको ये रोक रही है। क्योंकि उनकी जो बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, उसको वह एक सिंपल सा आंसर दे देते हैं और उसकी वो क्यूरियोसिटी खत्म हुँ, हो जाती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ हुँ, है। जब तक उसे ये पता चलता है कि यार ये तो जो आंसर दिया है वो गलत है, बहुत टाइम हुँ। हो गया होता है, तब तक वो ग्रेजुएशन कर चुका होता है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता हमेशा क्यूरियोसिटी एक उत्तर पाके खत्म हो जाती है। ज मुझे याद मतलब आप एक एग्ज़ाम्पल हैं, राइट? आपको बचपन में वो सब बताया गया, पर आप वैसे तो नहीं हैं अभी ना। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, सबसे पावरफुल होती है रियलिटी। उसके ऊपर आप 50 झूठ बोल लीजिए, वो दिखनी बंद नहीं होती। और अगर बच्चा ऑनेस्ट है और अगर वो सच में सच तक पहुँचना चाहता है, तो अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं उपाय निकाल लेगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था और मैं टीवी पर रामायण वगैरह देखता था और पूछता था अपने दादाजी से, "क्या ये सब सच है?" वो बोलते थे, "हाँ, बिल्कुल सच है।" तो ये लोग कहाँ हैं एक्चुअली? मतलब हैं कहाँ? फिज़िकली कहाँ हैं? बहुत समय पहले हुआ था। अच्छा, तो मतलब अब नहीं है? नहीं, अब भी हैं, तो कहाँ हैं? और वो कुछ जवाब दे देते थे या फिर कोई बोलता था, "हे पूछना बंद कर।" पर जब कोई कहता था पूछना बंद कर, तब मुझे लगता था नहीं जवाब कहीं न कहीं तो होगा। इवेंचुअली इट गॉट टू द प्लेस कि हाँ, नहीं, ये बस कहानियाँ हैं, हम लोग मानते हैं। पर क्यों मानते हैं अगर सच नहीं है तो? तो ये सब होता रहता है बच्चे के दिमाग में हमेशा, कभी जाता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि बच्चा पूछेगा सवाल, आप उसको एक जवाब दे देंगे और फिर बच्चा बोलेगा, "ओके, अब मैं ये सवाल कभी नहीं पूछूँगा।" ये तो होता ही नहीं है। बच्चा पूछता रहता है, क्योंकि उसको रियलिटी हमेशा बाध्य करती है पूछने के लिए। और इस वजह से एक वैज्ञानिक आउटलुक से दूर भागना असंभव है। लेकिन जैसे जो प्रेयर का इश्यू है, क्या ये एक लीगल इश्यू हुँ, नहीं है कि हमारा जो स्टेट है, वो एक टाइप बिल्कुल, की प्रेयर्स बिल्कुल। यानी एक रिलीजन का जो वो है, वो क्यों प्रमोट कर रहा हुँ, है स्टेट की मनी से? मतलब हुँ, वो बिल्कुल। कुछ ऐसी बात कह सकता है जो कि परमेश्वर का इस्तेमाल कर सकता है, पर वो या कुंदे तो सार हाड़ धबला क्यों बोल रहा है? मतलब वो एक हाँ, सरस्वती माँ की पूजा क्यों हो रही है? स और इसके बारे अरे में मतलब वो मुझे तो आप था तो फिर कि भी अपने आरएसएस वाले स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय बोला जाता था। उसकी हुँ। ज़रूरत नहीं है। यू कैन क्रिए इफ यू मतलब अगर चाहते हो कि बच्चे एक क्या कहते हैं उसको? अगर चाहते हो कि बच्चों के अंदर एक अपने अंदर जाके सच खोजने वाली जो मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी है मतलब क्या कहते हैं उसे? अंतरात्मिकता अगर कहना चाहूँ तो अगर आप चाहते हैं कि वो डेवलप हो, तो उसको करने के दूसरे तरीके हैं। आप बच्चों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं, आप बच्चों को लिटरेचर के ज़रिए उन फीलिंग्स के साथ इन टच करा सकते हैं। पर ओपनली रिलिजियस प्रेयर मुझे नहीं लगता मतलब मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छा, मैं एक बात और भी पूछना चाहता हूँ, जो मुझसे भी हुँ, अक्सर काफ़ी रिलीजियस लोग पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि यार रिलीजन के ना बहुत सारे बेनिफिट गिनाते हैं कि अगर हुँ, नहीं रहोगे तो तुम नाइहिलिस्टिक हो जाओगे, जीने का पर्पस खत्म हो जाएगा। और आपने एक बार बोला था हुँ, कि आपने बोला था कि रिलीजन आपको दिखता है एज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो एक हुँ। 2 पॉइंट अलग-अलग नज़रिए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि रिलीजन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नेगेटिव्स हैं? आप कैसे देखते हो देखो होलिस्टिकली दूर से जब रिलीजन को देखते हैं तो? होलिस्टिकली देखता हूँ तो मुझे बस पावर स्ट्रक्चर दिखते हैं। रिलिजन उसका बस एक हिस्सा है। रिलिजन बेनिफिट उनको करता है जिसको रिलिजन बेनिफिशियल लगता है, वो रिलिजन उसको बेनिफिट कर रहा होता है। जिस व्यक्ति को अपने रिलिजन की वजह से सिर्फ़ ऑपरेशन मिला है, उसके लिए तो बेनिफिशियल नहीं है ना। वो तो छोड़ के चला जाएगा, नियो बुद्धिस्ट बन जाएगा। अरे मैंने मंदिर जाने की कोशिश की, तुमने मुझे जाने नहीं दिया और फिर भी बोल रहे हो मैं हिंदू हूँ। क्यों भाई? मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जाके करूँगा आपने जो करना है। सो अ, अ लॉट डिपेंड्स ऑन हू इज़ सेइंग इट। जो व्यक्ति कह रहा है कि रिलिजन बेनिफिशियल है, उसको बेनिफिट मिल रहा है इसलिए वो बोल रहा है। पर जिसको नहीं मिल रहा वो ऐसा क्यों कहेगा? सो ऐसा यूनिवर्सली सच नहीं है कि यूनिवर्सल रिलिजन बेनिफिशियल है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो क्योंकि उनकी लाइफ में इतने दुःख है कि रिलिजन के अलावा उनको कहीं और सांत्वना नहीं मिलती। पर चूँकि अ, मतलब अगर कोई दुःख में है तो मैं तो ऑब्वियसली उसके पास जाके बोलूँगा नहीं, नहीं, नहीं भगवान नहीं है वगैरह कि मैं मतलब एसहोल लगूँगा। सो आई डोंट डू दैट।
पर मैं इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखता हूँ कि किससे बात कर रहा हूँ, और मेरे लाइव स्ट्रीम में ये हमेशा रहता है कि मैं भगवान के ऊपर एक यूनिवर्सल आंसर नहीं दे रहा। तुम बताओ तुम्हारे लिए भगवान क्या है? फिर हम बात करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल आंसर देने पे हमेशा 15 लोग निकल आएँगे, बोलेंगे नहीं, नहीं तुमने तो कोई और ही डेफिनिशन बोल दी। तुम स्ट्रॉ मैन कर रहे हो। ये फ्रीक्वेंटली आता है, स्ट्रॉ मैन कर रहे हो। स्ट्रॉ मैन नहीं कर रहा हूँ। उस आदमी ने जो बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई और डेफिनिशन है तो उसको लेके आओ, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ओवरऑल वैसे हुँ। जज नहीं करता। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि अगर ऑपरेशन करोगे तो वो न्यू बुद्धिस्ट बन जाएगा या फिर वो हुँ, रिलीजन से दूर हो जाएगा। लेकिन मैंने हुँ, मैप देखा है, तो जो जीडीपी पर कैपिटा का मैप है और जो रिलीजन का हुँ, मैप है, तो देखने को हुँ, मिला है कि जीडीपी पर कैपिटा जहाँ-जहाँ जितना ज़्यादा है, वहाँ रिलीजन का इन्फ्लुएंस उतना-उतना कम है। जो एरिया जितना ज़्यादा ऑप्रेस्ड है और गरीब है, उतना एरिया वो हुँ। ज़्यादा रिलीजियस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, ये भी माइंड में रखो ना कि जो लोग धर्म में लिप्त हैं, वो धर्म में लिप्त किस लिए हैं? अपनी इच्छा से, या इसलिए क्योंकि उनका सराउंडिंग पूरा धार्मिक बना दिया गया है? और अगर उनका सराउंडिंग धार्मिक बना दिया गया है, तो उनके पैसों से तो नहीं हुआ ना, कोई कर रहा है। सो जो लोग धर्म से आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर भी धर्म को यूज़फुल पाते हैं। इसीलिए अपने कास्ट प्रिविलेज को छोड़ने को तैयार नहीं होते, अपने रिलिजियस प्रिविलेज को छोड़ने को तैयार नहीं होते, और धर्म को फैलाने के लिए और ज़्यादा पैसे डोनेट करते हैं। बीजेपी का प्राइमरी वोट बैंक अपर कास्ट हिंदू है। सो जब हम एक गरीब जगह को देखते हैं जहाँ पे लोग धर्म में बहुत लिप्त हैं, हमें क्विकली इस नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए कि हाँ, ये लोग तो अनपढ़ हैं इसलिए धार्मिक हैं, वो लोग पढ़े लिखे इसलिए वो धर्म से निकल गए। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये लोग धर्म में लिप्त क्यों हैं? इनको धर्म में लिप्त रखने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं ये एग्ज़ाम्पल अमेरिका और पैलेस्टाइन का भी देता हूँ कई बार, कि अगर पैलेस्टाइन और इज़राइल में युद्ध खत्म हो जाए, तो हो सकता है कि पैलेस्टाइन के लोग अपने धर्म से दूर हो जाएँ। पर ये चीज़ अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका बोलता रहेगा हुँ। कि ये लोग बहुत इस्लामिक है, बहुत इस्लामिक है, बहुत इस्लामिक है, पर वो हमेशा ऐसे कंडीशंस क्रिएट करता रहेगा कि वो लोग अपने धर्म के अंदर और घुसें। उनको ट्रेजेडी की वजह से अपने धर्म के अंदर और घुसना पड़े। ये उनको फ़ायदा देता है। सो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग धर्म का फ़ायदा उठाते हैं, अपने दुश्मनों को धर्म के अंदर डुबो देते हैं, ताकि उसके फ़ायदे वो खुद उठा सकें। जैसे अभी भी जब न्यू ईरान मूवमेंट हुआ था, तो मैं ऑनलाइन उनसे हुँ। जुड़ा था, तब मुझे पता चला कि ईरान में बहुत ही ज़्यादा एथियस्ट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब हाँ। अभी महसा अमीनी के टाइम पे मतलब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, तो आउटवर्ड से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर क्रिश्चियंस लोग इकट्ठे होके किसी जगह पे अगर ऐसे सेक्युलर कंट्री बनाने के लिए मतलब अगर अपने जो लीडर है, उसके खिलाफ बोल रहे होते, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से मतलब सपोर्ट आता। पर हुँ। जस्ट बिकॉज़ दे आर मुस्लिम्स और फिर वो एथियस्ट हैं, तो उनका कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि कोई मुस्लिम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। और जो हाँ। क्रिश्चियन है या फिर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे तो बहुत ही निराशा हासिल हुई। हुँ। इसीलिए मुझे लगता है कि जो अलायंस है ना, ये सेक्युलर माइंडेड इंडिविजुअल्स का होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली एथियिस्ट्स का। ऐसा इट इज़ पॉसिबल कि कोई व्यक्ति एक धर्म में विश्वास करता हो, भगवान को मानता हो, पर उसको लगे कि नहीं, ये एक्सेसिव रिलिजन हो रहा है, समाज के लिए बुरा है। तो वो जब एथियिस्ट लोग सामने आए तो वो बोल सकता है, नहीं, मैं इनके अधिकारों के साथ हूँ। मैं अपने धर्म को मानता हूँ, पर मैं एक ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहाँ मेरा धर्म हर किसी पे थोपा जा रहा हो। अगर ये लोग अपना हुँ। आइडेंटिटी असर्ट करना चाहते हैं और कहते हैं कि इनको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं है, दे हैव द राइट टू डू सो। वी आर इक्वल एज़ सिटिज़न्स, इवन दो वी मे नॉट बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ माय रिलिजन। अच्छा, अगर इंडिया में मतलब बात हो पॉलिटिक्स की और रिलीजन की, तो आई थिंक एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आती है, आई थिंक वो है मुस्लिम्स का, कि हुँ, मुस्लिम्स की बात करे बिना यहाँ पे कोई डिस्कोर्स खत्म ही नहीं होता। तो ये तो आपको पता है कि यार मुस्लिम्स की हालत तो खराब है, मतलब सच्चर कमेटी हुँ, की रिपोर्ट तो हमें बताती है कि कितनी बुरी हालत है। हुँ, लेकिन उनके ग्रुप्स में भी हम देखते हैं कि कौन फेमस हो रहा है। उनके ग्रुप्स में भी ऐसे फेमस हो रहे हैं लोग जो कि रिलीजियस पॉइंट को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो क्या इन्हेरेंटली कुछ गड़बड़ है मुस्लिम्स के बीच में? ये मैं आपसे पूछना मुझे चाहता लगता हूँ है कि कि मतलब इन्हेरेंट मु हाँ, बोलिए, बोलिए। कि जैसे कि क्या उनके अंदर कोई लीडरशिप क्राइसिस है? कि हम मैं अगर हिंदूज़ के बीच में देखूँ कि बहुत से लोग ऐसे पॉपुलर देखने को मिल जाते हैं जो कि एथियस्ट हैं या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। पर मुस्लिम्स में अगर कोई ऐसी बात भी कह देता है कि यार कुर्बानी के टाइम पे मत करो। ज इरफान खान जो कि इतने फेमस भी हैं, तब भी बहुत बड़ा बैकलैश उनको देखने को मिलता है। ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? ये वही दिक्कत है जो हर धर्म के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमानों के अंदर एक यूनिक दिक्कत है। हर सब कल्चर के अंदर एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेन होगा और एक ट्रेडिशनल या रिग्रेसिव स्ट्रेन होगा। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा। देखने वाली बात ये है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, वो किस स्ट्रेन को बढ़ावा दे रहे हैं।
आप देखने को पाएँगे ऐसे इंडिया में बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जिनको हिंदुत्व ने अप्रोप्रिएट कर लिया है, जिनके चैनल दिन भर इस्लाम को गालियाँ देते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एज़ दे शुड बिकॉज़ उनको उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। पर वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सो वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, पर एथियस्ट नहीं बोल पाएँगे। पर ऐसे एक्स हिंदू हैं जो कि अ, हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं, पर कास्ट सिस्टम के खिलाफ अब भी कुछ नहीं बोलेंगे। सो ये होता है हर जगह और मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्ट्रेन्स हिंदू धर्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मिलेंगे। मैं नाम के बेसिस पे अब तो लोगों को जज करना छोड़ ही दिया क्योंकि मेरे कमेंट्स में जो लोग आते हैं, उनमें से बहुत सारे एक्स मुस्लिम होते हैं और बहुत सारे लोग मुस्लिम होते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मेरे साथ अलाइन करती है। सो दैट इज़ आल्सो अनदर फैक्टर। दूसरी बात ये है कि भारत में एक हिंदू के लिए अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करना आसान है, एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन के लिए उतना नहीं है। हमेशा नहीं, कई हिंदुओं के लिए मुश्किल भी होती है, पर जनरली स्पीकिंग एक मुसलमान अगर अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करेगा, तो वो सोशल बॉयकॉट, फैमिली बॉयकॉट, तरह-तरह के प्रॉब्लम से फेस करेगा। क्रिश्चियन के साथ में भी ये होता है। मुझे लोग प्राइवेट मैसेज भेजते हैं, जो लोग पब्लिकली बात नहीं कर पाते, वो प्राइवेट मैसेज भेजते हैं। पर हिंदू अपने आप को आराम से हिंदू एथियस्ट बोल के एथियज़्म को ही अप्रोप्रिएट करने पे तुले हैं। बुद्ध को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। हुँ। तो तो डिफरेंस जैसे आता जो है कंडीशन से। जैसे मुस्लिम समाज के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि हिजाब कंट्रोवर्सी है या फिर क्या कहते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मामला है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? मुझे लगता है कि मैं इस सरकार ने जो-जो बिल्स लाए हैं, उन बिल्स को मतलब इन बिल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो है सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे! कॉलोनियल एरा के कानूनों को हटा के एक भारतीय न्याय संहिता बनाएँगे। उसको देखोगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। अरे! हम एक ऐसा लॉ बनाएँगे जो कि रेफ्यूजीज़ को हेल्प करेगा। उसको देखोगे तो पता चला वो सीएए था। अरे! एक ऐसा लॉ बनाएँगे जो कि अ, मतलब 3 तलाक बोल के उसको बैन कर देगा। ये बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, पर वो उसको क्रिमिनलाइज़ करके मुसलमान आदमियों को जेल में डालने का तरीका था। सो जहाँ तक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का सवाल है, जब तक मैं इनका बिल एक्चुअली देखूँगा नहीं, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आई थिंक इन प्रिंसिपल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक अच्छा आइडिया है, होना चाहिए। पर आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये लोग कानून बनाएँगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ निकल आएगा जो कि एंटी माइनॉरिटी होगा। जब ये लोगों ने हुँ। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करनी शुरू की, इन्होंने बहुत कोशिश की गोदी मीडिया के थ्रू दिखाने की कि इसको अपोज़ सिर्फ़ मुसलमान कर रहे हैं, जो कि झूठ था क्योंकि इसको अपोज़ साउथ से लोग कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग कर रहे थे जो कि मुसलमान नहीं थे। कई हिंदू कम्युनिटीज़ कर रही थी, कई दलित, बहुजन, आदिवासी कम्युनिटीज़ भी कर रही थी। इसीलिए उसको बैक बर्नर पे रख दिया गया क्योंकि इस समस्या को सॉल्व करने का इनके पास अभी टाइम नहीं है। चुनाव पास में आ चुके हैं। अगर ये लोग 24 में जीत जाते हैं तो हो सकता है दोबारा कोशिश करें। पर मैं फिर भी वेट करूँगा एक्चुअल ड्राफ्ट देखने के लिए। जब तक मैं देख नहीं लेता मुझे विश्वास नहीं है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हुँ, हुँ। मैंने ये देखा है कि जो अपर क्लास या अपर कास्ट जो हिंदूज़ हैं, वो कभी ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि जो जाति व्यवस्था है, कभी भी मतलब वो ये कहते हैं कि ये कर्म के आधार पे ही थी। वो मानना ही नहीं हुँ, चाहते कि ये जन्म के आधार पे रही है। और मतलब ये उनके आउटलुक में भी देखने को मिलता है। जैसे मैं अपनी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जब भी किसी को कोर्ट में जाता हूँ, हम जब डिस्कशन होता है तो हमारा सेम डिस्कशन होता है, चाहे कोई भी इंसान रहा हो। खासकर ये अपर क्लास में देखने को मिला है। कि वो कहते हैं कि यार कितना मैं अगर यहाँ होती तो मैं कैसी रानी होती, मैं यहाँ से वहाँ जाती। और मैं सोच रहा होता हूँ कि अगर मैं यहाँ होता मैं वहाँ झाड़ू लगा रहा मैं जब देखता हूँ तो उनके आउटलुक भी डिफरेंट है। और फिर जब मैं कभी इस बारे में बात करता हूँ कि मुझे हिंदुइज़्म से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मेरा जो भी आधार है वो मेरा सिर्फ़ यही आधार है कि मुझे मुझे पढ़ना आता है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो जितनी भी नॉलेज मिली है ये मेरी पर्सनैलिटी का आधार है। अगर हुँ, मतलब अ लेटर वैदिक पीरियड से जब तक मुस्लिम नहीं आए थे, उसके बीच में मैं कभी भी पैदा होता, तो मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से मुझे दिक्कत है, मेरी पर्सनैलिटी का ये आधार है। तो वो ये बात हुँ। एक्सेप्ट ही करने को राज़ी नहीं होते। वो मानते ही नहीं, वो कहते नहीं मतलब तुम पढ़ सकते होते। क्या बोल के मना करते हैं? मतलब वो अलग-अलग तरह की बातें कहते हैं, वो 2-4 जो अपवाद होते हैं, वो उनको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि देखो ये क्या कहते हैं हाँ, वैश्य हाँ, था, हाँ, ये हाँ। राजा बन गया था, तुम भी बन जाते, ऐसी बात नहीं है, हाँ, सबको मौका मिलता था। मतलब विल स्मिथ ब्लैक है और स्टार है इसलिए अमेरिका में रेसिज़्म नहीं है। शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए हुँ। भारत में कोई एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट नहीं है, वैसा वाला? हाँ, तो मतलब इसका क्या रीज़न है कि कोई मानने को ये बात राज़ी नहीं होता कि यार जो जाति प्रथा है ये जन्म के आधार पर ही रही है। मतलब जितनी टाइम तक रही है उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो जन्म के आधार पर ही रही है और आज भी है। पर हुँ।
एक्सेप्टेंस नहीं है अपर क्लास में, ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अगर मान लेंगे तो उनको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा ना, और वो करना नहीं चाहते, आलसी हैं। इसीलिए अपने प्रिविलेज को बचाकर इस झूठ को मानकर और फैलाकर लाइफ बिता रहे हैं कि जाति जन्म के बेसिस पे नहीं होती। कल परसों एक वीडियो क्लिप देखा था जिसमें शंकराचार्य बोल रहे थे कि जाति जन्म के बेसिस पे होती है। उसको इग्नोर कर देंगे। यूट्यूब पर कोई चोमू रील बना के बोलेगा जाति जन्म के बेसिस पे नहीं होती, उसको उसको अपना धर्म ग्रंथ बना लेंगे। तुम्हारे ये जो गीता का सबसे ऑफ्ट कोटेड है जहाँ पे ये बोला गया है कि गुण और कर्म के बेसिस पे होती है। गुण क्या होता है? गुण पैदाइशी होता है ना। या बच्चे के पैदा होने के बाद उसको 8 साल तक देखा जाता है, इसके गुण देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे इसको किस जाति में जाना है। और ये जो दूसरा वाला कि जाति नहीं थी अंग्रेज़ लेके आए थे। अच्छा तो अपने दादा-दादी से बोलो कि कास्टिज़्म छोड़ दें। उनको बोलो कि अंग्रेज़ लेके आए थे, हम क्यों करें इसको? कोई नहीं छोड़ेगा, उन्हें भी पता है। पर ये उनके लिए कन्वीनिएंट है बोलना कि ये जाति जन्म के बेसिस पे नहीं थी, इसीलिए बोलते रहते हैं। रियलिटी है, और अपनी मतलब चारों तरफ आँखें दौड़ा के देख लो, हर जगह ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, पर नहीं, जन्म के बेसिस पे नहीं होता। नहीं, और अभी भी मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि जितने भी इंटर कास्ट कपल थे और जो कि सीरियस भी थे, मतलब जिसमें से अगर कोई एक ब्राह्मण था और एक नीचे थोड़ा ज़्यादा छोटी कास्ट था, मतलब जनरल का नहीं था, तो उनका नहीं हुँ, हुआ है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी कोई भी इसको मानने को राज़ी नहीं है। जबकि ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि तुम कुछ हुँ, भी कर लो, तुम अगर आईएएस भी हो गए हो और तब भी अगर तुम दलित हो, तो ब्राह्मण की बेटी से तुम्हें शादी करने में दिक्कत तो ज़रूर आएगी। हुँ, ये तो लिव्ड रियलिटी है, उसके बाद भी हाँ। एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, उनकी लिव्ड रियलिटी और आपकी लिव्ड रियलिटी में फ़र्क है ना। मतलब अ, उनकी लिव्ड रियलिटी में उनकी जो जाति की आइडेंटिटी है, वो उनको बेनिफिट्स देती है और वो इतनी एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है उनके एनवायरनमेंट में कि उनको जाके किसी को बताना ही नहीं पड़ता कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं अपर कास्ट हूँ। नाम से पता चल जाता है, बेनिफिट मिल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, "कहाँ हो रहा है? कुछ किसी ने जाति की बात ही नहीं की।" पर ये एब्ज़ॉर्ब हो चुका है हमारे समाज के अंदर इतने सालों से कि उनको इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए उनके लिए ये प्रिटेंड करना आसान है कि नहीं कहाँ है यार, कहाँ जाती कुछ सालों तक पहले तक मैं भी कोरा पे ऐसे आंसर लिखा करता था बाय द वे। किसी ने किसी ने पूछा था कि इंडियन लोग कास्ट के बारे में क्यों नहीं बात करते? और मैं लिखा था, कहाँ कास्ट है? कौन कास्ट? मैं तो किसी कास्ट को नहीं जानता, मैंने कभी कास्टिज़्म नहीं लिखा। कुछ साल बाद जब एम्बैरेसमेंट हुई तो जाके उसको चुपचाप डिलीट कर दिया। मेरे आरएसएस के स्कूल में 9th क्लास में जो सेक्शन बने थे, वो इस आधार पर बने थे कि सब्जेक्ट के बेस में। उससे पहले का मुझे नहीं पता। तो एक दिन मैं रिकॉल कर रहा था, तब मुझे पता चला हुँ, कि 9th के बाद से ग्रेजुएशन तक मेरे पास हमेशा ब्राह्मण फ्रेंड्स रहे हैं। पर 6 से हुँ, 8 तक कोई ब्राह्मण फ्रेंड नहीं था और मैं किसी 6 में 8 तक किसी ब्राह्मण फ्रेंड को जानता भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्या क्लास में कोई ब्राह्मण भी था, जो जो नाम है? तो याद आया कि कोई ब्राह्मण ही नहीं था, जबकि मैं टॉपर था अपने स्कूल का। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब मैंने एंट्रेंस होगा, तो अच्छे मार्क्स ही आए होंगे। पर उसके हुँ, बाद भी मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्यों डाला गया? जिसमें कि सारे ओबीसी या एससी या एसटी ही थे। और फिर क्या कहते हैं, एक बार तो एग्ज़ाम्पल हुआ कि मैं सारे ब्राह्मण बच्चों के साथ प्रिंसिपल के रूम में बैठा था और हुँ, बात चल रही थी। प्रिंसिपल ने ये लाइन बोली कि आजकल ना ये लोग भी नीची कास्ट वाले भी थोड़े से अवेयर होने लग गए हैं अपनी कास्ट को लेके ना, अब हमको इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्यों करना चाहिए ना? मैंने बोला हाँ सर करना चाहिए क्योंकि वो उन्हें नहीं पता था कि मैं ओबीसी हूँ। हुँ, और फिर मैं यही बात जब अपने ही साथ के स्कूल के बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ, इवन दो दे आर ओबीसीज़, वो मानना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं यार कोई और रीज़न होगा। वो ये नहीं मानना हुँ, चाहते कि ये कास्ट के आधार पे ही उनके साथ हो रहा था और अपर क्लास तो कभी हुँ। मानना ही नहीं चाहती है। तो आपको इवेंचुअली ये रियलाइज़ हुआ जब आप किस क्लास में थे? मैं ग्रेजुएट हो चुका था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है ये कि कैसा अच्छा होता मेरे है? साथ तो अपार्टाइड सिस्टम था। ये होता है कि आप किसी से झगड़ लेते हैं और कई साल बाद आता है, उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था मुझे। मतलब ये तो मुझे पता था कि यार यहाँ पे कास्ट का तो इश्यू है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज़ है, कि यार बच्चों को भी इस आधार पे रखा जा रहा है। ये तो मुझे पता था कि हुँ, ओबीसी के जो टीचर हैं उनको सिलेक्शन में नहीं रखा जाता है। मैं एक हुँ, ओबीसी के टीचर और एक ब्राह्मण टीचर के काफ़ी क्लोज़ था। तो हुँ, एक मैरिज का ओकेज़न था जिसमें कि मुझे बुलाना था। लेकिन चूँकि मैं स्कूल नहीं जा रहा था तो मैं किसी टीचर्स को नहीं बुला पाया। लेकिन हुँ, मेरे जो दूसरी तरफ से जो ओकेज़न था उनमें से उन्होंने एक टीचर को बुला लिया जो कि ओबीसी थे। तो जब हुँ, मैं 1.5 से 2 साल बाद कभी स्कूल गया काफ़ी टाइम बाद, तो
जैसे ही मैंने उन ब्राह्मण टीचर के पैर छुए, उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि तुमने उसे तो बुला लिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? और मैं उन्हें क्या बताता कि मैंने तो बुलाया ही नहीं है। मेरा एक बार पैर जला अच्छा। था, तो एक ब्राह्मण टीचर थे, वही टीचर, उन्होंने बोला था मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, क्योंकि मैं हाँ। 11th के पेपर्स नहीं दे पाया था। तो जो ब्राह्मण टीचर को जैसे ही मतलब ये बात स्कूल में पता चली कि मेरा पैर जला है, तो जो ओबीसी टीचर थे वो आ गए घर पे, 2 और ओबीसी टीचर्स को लेके, और जब ये बात वहाँ पता चल गई, तो फिर वो ब्राह्मण टीचर मुझे देखने ही नहीं आए। तो ये बात तो मुझे पता चला है। मेरे स्कूल में जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, तो उसमें एक हुँ, एससी लड़का खड़ा था। हुँ। तो कॉन्स्पिरेसी करके उसको, जबकि वो आईआईटी में गया है, वहाँ आईआईटी का सिल्वर मेडलिस्ट रहा है। कॉन्स्पिरेसी करके उसे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और मुझे पता कैसे चला कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बना था, वो भी मेरा दोस्त था। उसने मुझे खुद बताया कि कैसे इसको एग्ज़ाम में फेल किया गया, ताकि ये इलेक्शन वॉव! में एलिजिबल ही ना हो पाए। ये इतना डिस्क्रिमिनेशन था। जो हुँ, हमारा वो होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में सबको 30 में से 30 नंबर मिलते हैं, जो टॉपर होते हैं। ये बात तो फिक्स होती है। वो दोनों यूपी में रैंक होल्डर थे। जो एससी था और जो ब्राह्मण था। लेकिन जो एससी था, आपको पता है, उसको 30 में से 30 नंबर नहीं दिए गए प्रैक्टिकल्स में। और शायद वो इस वजह से वो यूपी में टॉप 10 या टॉप 5 रैंक ला सकता था, वो नहीं लाया, वो 1 नंबर की वजह से। क्योंकि वो एससी था। वो नहीं चाह रहे थे कि एससी उनके स्कूल को रिप्रेजेंट करे टॉपर के रूप में, इवन दो वो टॉपर ही रहा फिर। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था मेरे स्कूल में। शास्त्रों में इसी को मेरिट कहा गया है। अच्छा, अब तो टाइम थोड़ा-सा होने ही जा रहा है, 1 घंटा। मैं आपसे ये है पूछना हमारे चाहता हूँ पास कि आप 3-4 मिनट फ्यूचर को बाकी हैं। लेके आपका क्या आउटलुक है? हाँ, तो मैं किस मतलब फ्यूचर को? आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका फ्यूचर को लेके मतलब अभी आज से 10 साल को जो मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल हुँ। डिस्कोर्स में और रिलीजियस डिस्कोर्स में, कि क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि हम जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, वो दोबारा वापस आ पाएँगे? या जो रिलीजियस जितना फैनेटिक चल रहे हैं, बढ़ रहा है, हुँ। वो कम होगा? आपको क्या लगता है कि 10 से 15 साल में क्या होगा? सर, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। मुझे नहीं पता आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, क्योंकि और मैं ऑनेस्टली इस समय जैसी सिचुएशन चल रही है, सिर्फ़ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, मैं साफ-साफ आपको नहीं बता पाऊँगा कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक तो फ़ील नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पेसिमिस्टिक फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में क्या होता है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि अ, मतलब विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब विश्व युद्ध हुआ था पिछली बार, तब भारत में किल्लत आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, हमें कमिटमेंट देनी पड़ी थी। अ, जब युद्ध का समय चल रहा होता है, तो सरकारें बदलती नहीं हैं आमतौर पर, क्योंकि लोग डिफेंस मोड में चले जाते हैं। मैं ये ईरान पैलेस्टाइन का सिचुएशन देख रहा हूँ, सॉरी इज़राइल पैलेस्टाइन का सिचुएशन देख रहा हूँ। ये देख रहा हूँ कि उसी रीजन में दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। मैं चीन और भारत के संघर्ष को देख रहा हूँ, मुझे कुछ ब्लॉक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ, कई बार डार्केस्ट टाइम्स में सबसे सुंदर चीज़ें होती हैं, और वैसी कुछ चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। पर मैं उनके बारे में ऑप्टिमिस्टिक इसलिए नहीं फ़ील कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो डार्कनेस है आस-पास की चारों तरफ, वो मुझे बहुत भीषण लग रही है। और काफ़ी कुछ इन ग्लोबल सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा। भारत के अंदर ऑपोज़िशन आज जिस हाल में है, ये 3 साल पहले की हालत से बेहतर है। पर फिर भी काफ़ी होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा आने वाले समय में क्या होने वाला है, और अगर बीजेपी वापस सरकार में आई या बीजेपी ने वापस सरकार बनाई, तो हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर के साथ क्या होगा, हमारी सिविल राइट्स के साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, और बहुत चिंता में डालने वाली बातें हैं। इसीलिए मैं क्लियरली इस समय तो कम से कम आने वाले 10 साल की हालत के बारे में नहीं बता पाऊँगा। 2024 के चुनाव के बाद शायद बता पाऊँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 2024 में तो बीजेपी गवर्नमेंट आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों ओके। के बीच रहता हूँ। हाँ, हुँ, तो इससे क्या होता है कई बार कि थोड़ा-सा पेसिमिज़्म आता है मतलब, हुँ। उससे कैसे डील किया जाए? क्या आपके पास कोई सलाह है? उम्मीद को पकड़े रहो, और क्या। ये क्या होता है पता है, मतलब तुम्हारी नाव डूब चुकी है, तुम एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ कर तैर रहे हो पानी में, बस उस लकड़ी के पकड़े को छोड़ो, लकड़ी के टुकड़े को छोड़ो मत, और क्या। और क्या, और कुछ कर नहीं सकता। हमें उम्मीद को पकड़ के रखना होगा, इसलिए नहीं क्योंकि उम्मीद है। इसलिए क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे, तो कुछ बचेगा नहीं।
चलिए, तो इसी लकड़ी के टुकड़े पे ये हम अपना सेशन खत्म करते हैं। इसको मैं भी पकड़े रहता हूँ, आप भी पकड़े रहिए। हम दीपक जलाते बिल्कुल। रहेंगे, शायद कभी पकड़े रहना, छोड़ना अंधेरा मत दूर हो। फेविकोल का। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय फेविकोल। पकड़े रहना, छोड़ना मत। चलिए, धन्यवाद।